अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अफ़गानिस्तान के सूबे अरज़गान में पहाड़ बहुत बंजर और वीरान हैं। यहाँ रास्ते बहुत पेचदार और घाटियाँ दुश्वार हैं, इसलिए यहाँ आबादी भी बहुत कम है। इसी सूबे के इलाके तरीन कोट में एक पहाड़ी की चोटी पर एक शख्स रात को आग जला रहा था। दूसरे रोज़ भी उसने पहाड़ की चोटी पर आग जलाई। वो यकीनन किसी को अपनी मौजूदगी का खुफिया सिग्नल भेज रहा था और शायद इसका सिग्नल पहुँच भी गया, क्योंकि तीसरी रात उसे आग नहीं जलाना पड़ी। रात गहरी होने के बाद सुबह से कुछ पहले एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर नीचे आया। पहाड़ की चोटी से थोड़ा ऊपर आकर उसने खाने का सामान और बैटरियां नीचे फेंकी। नीचे खड़े शख्स को सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं बैटरियों की थी, क्योंकि उसके सैटेलाइट फ़ोन की चार्जिंग किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती थी। उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और वो बैटरी बैठ जाने का रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे अफ़गानिस्तान के तूलो अर्ज़ में सफ़र करना था और इस दौरान पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने से राब्ते में भी रहना था। ये 2001 के आखिरी दिन थे और ये शख्स था हामिद करज़ई, जिसे अमरीकी जासूस तैयारों ने तलाश करके मतलूबा सामान पहुंचाया था। हामिद करज़ई यहाँ क्या कर रहे थे? अमेरिका उनकी मदद क्यों कर रहा था? और वो पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा के दाखिले की वजह कैसे बने? पाक अफ़गान सरहद पर एक छोटे से खूबसूरत इलाके गम्बट बाडा में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग स्पीकर पर ऐलान करते जा रहे थे कि जिसे जन्नत चाहिए और जो मुजाहिद बनना चाहता है वो मेरे साथ अपने अफ़गान भाइयों की मदद के लिए काबुल और मज़ार शरीफ चले। ये ऐलान करने वाले बुज़ुर्ग मौलाना सूफ़ी मोहम्मद थे, जो सैकड़ों नौजवानों को अमरीका से लड़ाने के लिए अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके मज़ार शरीफ ले जा रहे थे। जो नौजवान उनके साथ थे इनमें ज़्यादातर 12 से 25 साल तक के लड़के थे। इनमें एक गुम्बट बाडा के 55 साल फैसल रहमान का बेटा बुरहान भी शामिल था। ये लाहौर में चाय के एक छोटे से स्टॉल पर काम करता था, लेकिन मौलाना सूफ़ी मोहम्मद की जहाद की पुकार पर उनके साथ अफ़गानिस्तान जाने पर तैयार हो गया। सूफ़ी मोहम्मद इन नौजवानों को अमेरिका और शुमाली इत्तेहाद से टकराने के लिए मज़ार शरीफ पहुँचे तो तालिबान पसपा होकर शहर छोड़ रहे थे। शहर शुमाली इत्तेहाद और अमरीकियों के कब्ज़े में आ चुका था, लेकिन जंग के दिनों में खबरें इतनी वाज़ेह नहीं होती और पहुंचती भी देर से हैं। तो ये नौजवान एक गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग में तालिबान कमांडर की कॉल के इंतज़ार में बैठ गए। कुछ घंटों बाद तालिबान तो नहीं, अलबत्ता शुमाली इत्तेहाद के सैकड़ों जंगजुओं ने स्कूल को घेर लिया। अब इन बच्चों को सूरत हाल वाज़ेह हुई कि वो जिनसे लड़ने गए थे उन्हीं के घेरे में आ चुके हैं। उनके साथ मौजूद कुछ बड़े लड़कों ने अमन मुआहदे की कोशिश की, लेकिन कुछ जवानों का जोश, कुछ वहाँ मौजूद बुजुर्गों की मुखालफत, कुछ नातजर्बाकारी और कुछ शुमाली इत्तेहाद का पाकिस्तान और तालिबान के बारे में इंतहाई सख्त रवैया, इन चारों बातों का नतीजा निकला अंधाधुंध फायरिंग। गर्ल्स स्कूल में 700 के करीब पाकिस्तानी शुमाली इत्तेहाद की मशीन गनों के निशाने पर थे, जबकि फ़िज़ा से अमरीकी बमबार तैयारों ने 1,000 पाउंड वज़नी बम गिराना भी शुरू कर दिए। बचाव नामुमकिन था। इतनी खौफनाक बमबारी में ज़्यादातर तो मारे गए, बाकी झुलसे और ज़ख्मी लड़कों को शुमाली इत्तेहाद के जंगजुओं ने ज़िंदा पकड़ लिया। लेकिन ज़िंदगी भी क्या, ज़ख्मी जिस्म और दिलों वाले ये लड़के मज़ार शरीफ के एक और बदनामे ज़माना किला जंगी के तहखाने में बंद कर दिए गए। यहाँ से ये बदकिस्मत बच्चे उज़्बेक और ताजिक कमांडर्स ने आपस में बांट लिए। गुम्बट बांडा का 16 साल बुरहान भी एक कमांडर की मलकियत में चला गया और इसके साथ वो सलूक होने लगा जिसका सिर्फ नोआ लिखा जा सकता है, बयान नहीं हो सकता। बुरहान के वालिद फैसल रहमान लाहौर में एक मस्जिद के चौकीदार थे। उन्हें मज़ार शरीफ से रिहा होकर आने वाले एक कैदी ने बताया कि तुम्हारा बेटा किस हाल में है। उसके पास बुरहान की एक दरीदा हाल तस्वीर भी थी। बाप ने वो तस्वीर देखी। बेटा ज़ख्मी था, ज़ख्मों में सूजन थी और सर्द मौसम में मैले कुचैले फटे हुए कपड़े पहने उसका बुरहान सर झुकाए आंखें सुजाए खड़ा था। बाप के मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदा के सिवा कुछ ना निकला और माँ 3 बार बुरहान 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 कहकर चुप हो गई। मज़ार शरीफ से रिहा होकर आने वाले कैदी ने बताया कि अफ़गान जंगजू कमांडर ने बुरहान की वापसी के लिए $2000 से ज़्यादा मांगी है। बुरहान के बाप ने, जिसके कमरे में एक पीले साबुन की टिकिया और प्लास्टिक का एक जग था, वो $2000 के रुपयों का हिसाब लगवाने निकल गया। हिसाब लगा तो उसके बाद उसने 10-10 रुपये रोज़ के जोड़ने शुरू कर दिए। अगर वो इसी तरह पैसे जोड़ता भी रहता तो फिर भी उसे अपना बेटा वापस लेने के लिए 34 साल चाहिए थे। इस वाक़े के चंद ही दिन बाद 26 नवंबर को पाकिस्तानी अखबारात में ये खबरें छपीं कि मज़ार शरीफ में 700 से ज़ायद कैदियों को मार दिया गया है, जिनमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं। दोस्तों, इनमें बुरहान था या नहीं इसके बाप को नहीं पता था, क्योंकि आखिरी इतलात तक वो किसी कमांडर की ज़ाती कैद में जा चुका था।
फिर भी वो अपने बेटे की दुरीदा हाल तस्वीर लेकर अपने बड़ों को दिखा रहा था कि इसका बच्चा लड़ने वाला नहीं था, वो तो एक नासमझ बच्चा था, इसे अमान दिलवा दें। उससे जवाब मिलता, हमें दुख है लेकिन मुकद्दर में यही लिखा है, हाँ हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी उस वक्त अफ़गानिस्तान में बात भी की जाती तो किससे, वहाँ कोई मरकज़ी लीडर था ही नहीं। उधर काबुल पर शुमाली इत्तेहाद का कब्ज़ा पहले ही हो चुका था और कब्ज़ा करने वालों के दिलों में पाकिस्तान से आने वालों और अफ़गान तालिबान के लिए कोई रहम नहीं था। दोस्तों, जंग की कहानी बाद में आने वालों के लिए एक दिलचस्प दास्तान होती है, लेकिन जंग असल में अलमिया और हादसों को जन्म देती है। और हाँ, ये भी आपको बताते चलें कि जब मज़ार शरीफ में ये गुम्बद बांडा और दीगर इलाकों के लड़के मारे जा रहे थे तो इससे 4-5 दिन पहले ही मौलाना सूफ़ी मोहम्मद कुछ मुहावज़ों के साथ पाकिस्तान वापस आ चुके थे और हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार भी कर चुकी थी। 13 नवंबर 2001 को जब काबुल में शुमाली इत्तेहाद की फोर्सेस दाखिल हुई तो सड़कों पर उनके हामियों का सैलाब आ गया। हर तरफ से हम ख्याल लोग भागते हुए चौराहों पर आ गए। अभी काबुल फतह हुए दूसरा दिन था कि सिनेमा घरों के बाहर टिकटें खरीदने वालों के हजूम लग गए। 5 साल बाद अफ़गानिस्तान के मरकज़ से तालिबान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था, लेकिन सवाल ये था कि अब अफ़गानिस्तान का नया लीडर कौन होगा और क्या वो अफ़गानिस्तान को इकट्ठा रख पाएगा। अफ़गानिस्तान में नया लीडर की बहस इसलिए भी अहम थी कि अफ़गानिस्तान 1919 में अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ाद हुआ था और तब से अब तक मुसलसल खाना जंगी का शिकार था। इसलिए अहम तरीन सवाल ये था कि वो कौन सा अहम तरीन लीडर हो जो तमाम अफ़गानों को यकजा कर सके। अफ़गानिस्तान में नस्ली ग्रुप कई तरह के थे, पश्तून 42%, ताजिक 27%, हज़ारा 9% और बाकी उज़्बक और कुछ और भी थे। तो ऐसे में ये वाज़ह था कि जो भी लीडर होगा वो होगा पश्तूनों से, क्योंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन अमेरिका के लिए मसला ये था कि जंग के दौरान उसका साथ शुमाली इत्तेहाद वाले दे रहे थे, जिनके ज़्यादातर लीडर्स उज़्बेक या ताजिक थे। अगर इनमें से किसी को अफ़गानिस्तान का लीडर बनाया जाता तो पश्तून मेजॉरिटी बहरहाल मुतासिर होती, और अगर पश्तूनों में से किसी को लीडर बनाया जाता तो किसको, क्योंकि तालिबान भी सारे के सारे पश्तून ही थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे पश्तून तालिबान ही हों। कुछ पश्तून रहनुमा ऐसे थे जैसे हामिद करज़ई, अब्दुल हक और आगा गुल शेरज़ई। ये लोग तालिबान के साथ नहीं थे लेकिन पश्तून थे। तो अब अमेरिका को इन्हीं में से किसी को या इन जैसे किसी को सरबराह बनाना था और बाकी अहम पोस्टों में से कुछ शुमाली इत्तेहाद को देना थी। तो ये तीनों पश्तून रहनुमा तालिबान के दौर से ही पाकिस्तान में रहते थे। इनमें से एक कमांडर अब्दुल हक था। अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद कमांडर अब्दुल हक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अफ़गानिस्तान आए ताकि कबाइल को अपने झंडे तले मुत्तहिद कर सकें। ये वहाँ एक नामवर कमांडर थे, लेकिन ये पकड़े गए और तालिबान के हाथों मारे गए। दूसरे पश्तून लीडर आगा गुल शेरज़ई की शोहरत लूट खसूट की थी, इसलिए ये भी अमेरिका के नज़दीक बेहतरीन ऑप्शन नहीं थे। तो बाकी बचते थे हामिद करज़ई। उन्होंने अमेरिका को यकीन दिलाया कि अगर अमेरिका साथ दे तो वो पश्तूनों और बाकी अफ़गानों को भी तालिबान के ख़िलाफ़ एक झंडे तले मुत्तहिद कर सकती हैं। अमरीकियों को कुछ बात समझ आ गई। फिर उन्होंने पाकिस्तान अपने कमरे की अलमारी के ऊपर से एक सैटेलाइट फ़ोन निकाला और मोटरसाइकिल पर साथियों के साथ अफ़गानिस्तान निकल गए। वो अफ़गानिस्तान के एक इलाके में जा रहे थे और तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीकी सरपरस्ती में एक मुल्कगीर इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने को वो अपनी कोशिशों से आगाह भी करते जा रहे थे। जैसे जैसे करज़ई अफ़गानिस्तान में जंगजू कमांडर्स और मुशीरान से मुलाकातें कर रहे थे, अमेरिका की नज़रों में ज़्यादा काबिल कबूल होते जा रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने हामिद करज़ई को अफ़गानिस्तान का अबूरी सदर बनाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मसला ये था कि हामिद करज़ई ज़िंदा भी तो रहें। वो ज़िंदा होंगे तो लीडर रहेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल पर वो आगे आगे थे और तालिबान उनके पीछे पीछे थे। तालिबान उनकी जान के दर पे थे और वो उन्हें भी अब्दुल हक की तरह किसी भी वक्त मार सकते थे। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि तालिबान ने तो उन्हें नहीं मारा, लेकिन एक अमरीकी बम्बार B-52 ने उन पर बम फेंका। अमरीकी बम्बार B-52 ने ऐसे वक्त में हामिद करज़ई और उनके अमरीकी साथियों को निशाना बनाया जब वो कंधार में एक जगह तालिबान से एक छोटी सी झड़प में मसरूफ़ थे। अमेरिका ने तो इसे फ्रेंडली फायर कहा, लेकिन इसमें 3 अमरीकी हलाक और 20 ज़ख्मी हो गए। हामिद करज़ई भी इस लड़ाई में ज़ख्मी हुए और मौत की आहट उन्हें छू कर गुजर गई। ये वाक़या दिसंबर 2001 की शुरू में पेश आया था। बहरहाल इस हादसे से बचने के बाद हामिद करज़ई को एयरलिफ्ट करके अमेरिका पहुंचा दिया गया, जहां उनका इलाज और मुलाकातें दोनों हुई। 5 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के तहत एक अबूरी अफ़गान सेटअप कायम किया गया, जिसमें हामिद करज़ई को इसका चेयरमैन बना दिया गया।
ये इजलास चूँकि जर्मनी के शहर बोन में हुआ था, इसलिए इस माहदे को बोन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसी माहदे में एक आलमी फ़ोर्स को अफ़गानिस्तान में तैनात करने का भी फैसला हुआ। 9/11 के बाद जो आलमी इत्तेहादी फ़ौज अफ़गानिस्तान में आई, ये इसी बोन एग्रीमेंट के तहत वजूद में आई थी। इसी के मुताबिक 43 से ज़्यादा ममालिक की फ़ोर्सेज़ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। इन फोर्सेज़ ने अफ़गानिस्तान में 700 से ज़्यादा बेस बनाए। इनमें जो ममालिक शामिल थे वो सब और बाकी ममालिक भी हामिद करज़ई को अफ़गानिस्तान का चीफ़ एग्जीक्यूटिव तस्लीम करते थे। लेकिन दोस्तों, हामिद करज़ई ने अफ़गान तालिबान से एक ऐसा मुआहदा किया जिस पर उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका नाराज़ हो गया। इस नाराज़गी का नुकसान उन्हें कम और पाकिस्तान को ज़्यादा भुगतना पड़ा। हुआ यूँ कि अफ़गान तालिबान अपने आखिरी गढ़ कंधार में लड़ रहे थे, लेकिन जब एक पश्तून यानी हामिद करज़ई को अफ़गानिस्तान का अबूरी सरबराह बनाया गया तो तालिबान ने हामिद करज़ई के सामने हथियार डालने का फ़ैसला कर लिया। तालिबान इससे पहले कुंदूज़ में भी अक़वाम मुत्तहिदा या किसी पश्तून रहनुमा के सामने हथियार फेंकने की पेशकश कर चुके थे। वो ऐसा इसलिए कहते थे कि उन्हें शुमाली इत्तेहाद या अमेरिका से किसी खैर की तवक्को नहीं थी। जनरल मुशर्रफ और बरतानिया भी इस बात पर यकीन रखते थे कि हथियार डालने वालों को या हथियार डालने की ऑफ़र करने वालों को नरम रवैये से ट्रीट करना चाहिए। तो यूँ कुंदूज़ से अफ़गान तालिबान को पुरअमन जाने दिया गया था। सिर्फ गैर मुल्कियों को वहाँ रोका गया और उन्हें कंटेनर में बंद किया गया। इधर अमीराबाद में भी तालिबान हथियार रख कर शहर छोड़ चुके थे। ये वाक़यात चूँकि पहले हो चुके थे तो शायद इनको देखते हुए हामिद करज़ई ने कंधार में भी तालिबान से अमन मुआहदा किया। उन्होंने तालिबान से हथियार रखवा कर उन्हें मारने या गिरफ्तार न करने का वादा कर लिया। ये मुआहदा शाह वली कोट में हुआ था, इसलिए इसे शाह वली कोट एग्रीमेंट भी कहते थे। इसकी खबरें पूरी दुनिया में छपी तो हामिद करज़ई के वादे पर तालिबान के नए सरबराह मुल्ला उबैदुल्ला ने बहुत से दूसरे तालिबान कमांडर्स और जंगजुओं समेत हथियार डाल दिए। तालिबान को माफ़ी देने के बाद हामिद करज़ई ने इनके मजबूत इलाकों और कंधार में ऐसे गवर्नर लगाए जिन्हें शाह वली कोट मुआहदे का इल्म था और वो इस पर अमल भी कर रहे थे। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जगह अमन के लिए बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन बाद अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने करज़ई के फ़ैसले और मुआहदे दोनों को मुस्तरद कर दिया और वही तालिबान जिन्हें अमेरिका ही के बनाए गए अफ़गान चीफ एग्जीक्यूटिव ने अमान दी थी, उन्हीं को गिरफ्तार करना और मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अमेरिका ने यह किया कि ज़ाबुल और कंधार में हामिद करज़ई के नामज़द करदा गवर्नर्स को तब्दील कर दिया और जहाँ सबसे ज़्यादा तालिबान रहते थे और मुल्ला उमर भी वहीं रोपोश थे, इस जगह तालिबान के मुखालिफ कमांडर गुलबदीन हिकमतयार के करीबी साथी हमीदुल्लाह तवक्की को गवर्नर बना दिया गया। दूसरी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा तालिबान पनाह लिए हुए थे वो कंधार थी। यहाँ भी अमेरिका ने हामिद करज़ई के नामज़द करदा मुल्ला नकीब की जगह हामिद करज़ई और तालिबान दोनों के सख्त मुखालिफ पश्तून रहनुमा आगा गुल शेरज़ई को गवर्नर बना दिया। आगा गुल शेरज़ई उस वक्त क्वेटा में रहते थे, लेकिन दोस्तों ये वही थे जिन्हें मुल्ला उमर ने अपनी तहरीक के आगाज़ में कंधार से निकाल दिया था। शेरज़ई अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए अफ़गानिस्तान में जासूसी का एक छोटा सा नेटवर्क भी उस वक्त चला रहे थे। सो इन दोनों गवर्नर ने ज़ाबुल और कंधार में तालिबान और ख़ास तौर पर मुल्ला उमर की तलाश ज़ोर शोर से शुरू कर दी। दूसरी तरफ मज़ार शरीफ और कुंदूज़ के इंसानियत सोज़ वाक़यात की बाज़गश्त भी अफ़गानिस्तान में गूंज रही थी। सो इन दोनों वाक़यात ने अमरीका मुखालिफ जंगजुओं के लिए हथियार रखने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया और तालिबान, अलकायदा और दीगर अरब जंगजुओं ने ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे करीबी ममालिक का रुख कर लिया। लेकिन ऐसा था कि ज़्यादातर लोग पाक अफ़गान बार्डर पर थे, पश्तून थे और पाकिस्तान में उनके हमदर्द भी ज़्यादा थे। इसलिए ये अकेले अकेले और ग्रुप में खुला बार्डर क्रॉस करते हुए KPK और बलूचिस्तान में आ गए। यहाँ वो अपने हामी और हमदर्दों के यहाँ एक एक करके रूपोश हो गए। अब जनरल मुशर्रफ को इन्हें तलाश करना था और मुल्क के अंदर किसी नए नेटवर्क को बनने से भी रोकना था। ये कठिन काम था। इसी दौरान वही अमरीकी जनरल जिन्हें अफ़गानिस्तान से इराक़ पर हमलों की तैयारी का हुक्म मिल चुका था, पाकिस्तान आए। उन्हें जनरल मुशर्रफ से एक अहम तरीन मुलाकात करना थी और मुशर्रफ को उनसे एक सख्त शिकायत थी। दिसंबर 2001 में इस्लामाबाद में दोनों जर्नलों की मुलाकात हुई। इनके साथ अमरीकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलैन भी मौजूद थी। जनरल मुशर्रफ ने अमरीकी जर्नल से पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? आप अंधाधुंध बमबारी करके जंगजुओं को पाकिस्तान में धकेल रही हैं। यहाँ सैकड़ों वादियाँ हैं, ये कहीं भी छुप जाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अमरीकियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर जनरल मुशर्रफ ने एक हल पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर दे, यानी इतने हेलीकॉप्टर दे दे कि हम 60,000 फ़ौज को अफ़गान बार्डर पर जल्दी पहुँचा सकें, तो अलकायदा को पाकिस्तान में दाखिले से रोका जा सकता है।
लेकिन अमेरिकी सफ़ीर के मुताबिक जनरल फ्रांस के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता बाद में उन्होंने जनरल मुशर्रफ को पैगाम भिजवाया कि हमारे पास इतने हेलीकॉप्टर्स थे ही नहीं। अफ़गान जंग में अमेरिका को जनरल मुशर्रफ का साथ तो बहरहाल चाहिए था, तो उन्होंने डिक्टेटरशिप के मसले को एक साइड पर रखते हुए माली तामन खुल कर करना शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल किए गए, मतलब जो कर्जे पाकिस्तान को 10 साल में वापस करने थे उनके लिए 20 साल तक की मोहलत दी गई। फिर पाकिस्तान के बजट खसारे में कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका ने 60 करोड़ डॉलर्स भी दिए, जबकि यूरोप और जापान से भी इमदाद और कर्ज़ों की सहूलत मिली। इस सब से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पहली बार 4 अरब डॉलर से बढ़ गए। यूँ जनरल मुशर्रफ मुआशी तौर पर मुस्तहकम भी हो गए और अमेरिका की तरफ से जमहूरियत की वापसी का ज़ोर भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।